तो हम लोग जो है उस दिन डे 3 का पेपर में दिया था, जो तीसरे दिन क्लास हुआ था। तो उसमें जो है वो देखा जाए तो उसका क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लें। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था, निर्वाचन आयोग, आप लोग पेपर देख रहे होंगे, निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान करता है। 3 राज्यों में कुल मिलाकर 11 सीटें लोकसभा की कम से कम प्राप्त करें। तो उसमें बताया था यह शर्त उसमें है, न्यूनतम 3 राज्यों में राज्य स्तर का दर्जा हो। तो ऐसा नहीं, 4 राज्यों में राज्य स्तर का दर्जा हो। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन से कथन राष्ट्रीय जांच एजेंसी के संबंध में असत्य हैं? तो आप देख रहे हैं कि सब कथन सही लिखा हुआ है, केवल ये जो सी वाला कथन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी खुफिया तथा जांच जैसे कार्यों को संपादित, देखिए खुफिया एजेंसी के रूप में कार्य नहीं करता है, केवल जांच करता है। तो ये सी वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो इसका आंसर 2 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के सदस्य हैं? तो उस दिन मैं बताया था कि प्रधानमंत्री, 6 संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक। तो ये सी इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, सही बात है, मैं पढ़ाया भी था। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो मैं बताया कि इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह जो भी आयोग, परिसीमन आयोग जो भी रखेगा अपनी बातों को, उन्हीं बातों को मानना पड़ता है। तो इसमें 1 और 2 दोनों आंसर सही होगा। 1 और 2 दोनों आंसर सही होगा, सी होगा, 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो देखा जाए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सांविधिक निकाय है? संवैधानिक निकाय है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, सांविधिक नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं। संवैधानिक का मतलब हुआ कि जिसका उल्लेख संविधान में है, संवैधानिक भी कहते हैं उसको। तो केंद्रीय सूचना आयोग कानून द्वारा बनाया गया है, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में उल्लेख है, भारतीय रिजर्व बैंक कानून के माध्यम से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कानून के माध्यम से। तो आप देखते हैं केवल 2 आंसर होगा, तो इसका आंसर बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश को ही अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। तो मैं उस दिन बताया था कि इसमें परिवर्तन कर दिया गया है, भारत का मुख्य न्यायाधीश या अन्य कोई भी न्यायाधीश हो, अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इसमें 2 लिखा है, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष। तो आप जानते हैं पहले 5 वर्ष था, अब 3 वर्ष कर दिया गया है, तो सही है। सदस्यों में कम से कम 1 महिला होनी चाहिए, तो इसको भी शामिल किया गया है नए कानून में, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है सत्य कथन का चयन करना है, तो 2 और 3 दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है, विधि आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। तो देख रहे हैं कि असत्य यह लिखा है, यह संवैधानिक निकाय है। तो विधि आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार एक प्रस्ताव के माध्यम से विधि आयोग का गठन किया है। तो ये सी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है, ओबीसी आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। तो उसे बताया था कि जो डी आंसर लिखा है, इसका अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। तो ऐसा नहीं है, इसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश जो है अध्यक्ष बन सकता है। तो आप देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की बाध्यता नहीं है। क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो उस दिन बताया था 86 में की गई, 1986 में। और क्वेश्चन नंबर 10, ये मिलाने वाला है। तो इसमें जो है वो देखा जाए तो होता जो कमीशन सिविल सेवा में सुधार, ए का 2, बी का 3 संथानम, सिविल सेवा में भ्रष्टाचार, संथानम भ्रष्टाचार की रोकथाम, तो बी का 3 होगा। सरकारी आयोग केंद्र संबंध, सी का 1, और यशपाल समिति
तो उच्च शिक्षा में सुधार, तो इसका आंसर बी होगा। और फिर इसमें जो है वो देखा जाए तो आप लोगों को आंसर भी यहां पर दिया गया है, ये आंसर भी इसका लिखा गया है। तो ये आप लोगों का जो है तीसरा जो पेपर था वो मैंने सॉल्व करा दिया। अब इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं बताया था कि आज भी हम लोग का क्लास जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो आयोग परिषद हैं, जो पिछले वर्षों में चर्चा में रहे हैं या इस साल काफी चर्चा में रहा, ऐसे आयोग परिषद पर हम लोग को विचार करना है। तो हम लोग जो है सबसे पहले जो है वो देखा जाए तो जो अल्पसंख्यक आयोग है उस पर चर्चा करेंगे। अल्पसंख्यक आयोग, तो अल्पसंख्यक आयोग में दो चीजें हैं। एक तो पहले आयोग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, आयोग के संदर्भ में सामान्य पहलू, और फिर जो विवाद है उस विवाद को समझते हैं कि किस तरह का विवाद उत्पन्न हुआ है। जो समसामयिक संदर्भ है उस समसामयिक संदर्भ को समझने का प्रयास करते हैं। तब देखते हैं कि जो हम लोगों के यहां जो है जो अल्पसंख्यक आयोग है, उस अल्पसंख्यक आयोग ऐसे बनाइए। तो देखिए इसमें जो है उस दिन मैं समझाया था कि आयोग परिषद दो तरह का होता है, एक तो संवैधानिक होता है और दूसरा जो है वो संविधानेतर होता है। तो मैं उस दिन समझाया था आपको कि जो संवैधानिक आयोग है उसका उल्लेख संविधान में होता है, और ऐसे आयोग जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है बल्कि अन्य माध्यम से बनाए जाते हैं उसको संविधानेतर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। तो जो अल्पसंख्यक आयोग है, माइनॉरिटी कमीशन है या नेशनल माइनॉरिटी कमीशन भी उसको कहते हैं, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन। तब देखे होंगे क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी जो है दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका जो है कोरोना के संदर्भ में विवादास्पद बयान रहा, जफरुल इस्लाम। तो जफरुल इस्लाम साहब का जो है थोड़ा विवादित बयान रहा, जिसके कारण देखा जाए तो उन पर एफआईआर भी दर्ज किया गया। घटनाक्रम आप लोग पढ़े होंगे 3-4 दिन पहले का। इसके कारण ये अल्पसंख्यक जो आयोग है वो थोड़ा सा चर्चा में आ गया। इसका प्रश्न जो है आ सकता है। तो मैं बताया कि जो पेपर पत्रिका में आप लोग जो बातें पढ़ते हैं, जो हम लोग के यहाँ चर्चा में होती हैं, उन्हीं बातों को हम लोग को पढ़ना है आयोग परिषद में। तो अब जैसा समझिएगा, ये जो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए और धर्मनिरपेक्ष परंपरा को बनाए रखने के लिए 1978 में हमारे यहां जो है वो देखा जाए तो सबसे पहले जो है मंत्रिमंडलीय संकल्प के माध्यम से अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया था। तो 1978 में सबसे पहले जो है मंत्रिमंडलीय संकल्प के माध्यम से आयोग का गठन किया गया था। फिर आप देखे होंगे कि 1992 में इसे कानूनी दर्जा दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि ये संस्था जो है 1978 में जो है मंत्रिमंडलीय संकल्प के माध्यम से बनी थी, मंत्रिमंडलीय संकल्प के माध्यम से बनी थी। अब फिर 1992 में इसे कानूनी दर्जा दिया गया, इसे कानूनी दर्जा दिया गया। और आप जानते हैं कि इसको संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया, इसके लिए विधेयक भी बनाया गया था। और आप लोग पढ़ते होंगे कि इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए बाकायदे संशोधन विधेयक बनाया गया, लेकिन पारित नहीं हुआ है। तो यह संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं कर पाया है। तो 1992 से ही यह कानूनी दर्जा इसको प्राप्त है। इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य रखे जाते हैं। और देखा जाए तो सामान्यतः जो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होते हैं, एक सदस्य अवश्य अल्पसंख्यक समुदाय का होगा, और कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष रखा गया है। अब फिर आप लोग पढ़ते हैं कि ये जो आयोग है, यह आयोग मुख्यतः जो है अल्पसंख्यक से संबंधी जो मामले हैं उन पर विशेष प्रतिवेदन तैयार करके सरकार को देता है। अब फिर आप देखते होंगे कि अल्पसंख्यकों के साथ जो विभेद होता है, उनके अधिकारों का जो हनन होता है, उस संदर्भ में जो है सरकार को सलाह देता है। अल्पसंख्यक लोगों को जो है जागरूक करता है।
या इसी प्रकार से जो है वो देखा जाए तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए जो है हम लोग के यहाँ जो कानून बनाया गया है उसमें सुधार के लिए जो है वह सरकार को जो है समय समय पर सुझाव देता है। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि हम लोगों के यहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जैसे अब जैन को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में शामिल कर दिया गया, तो आप देख रहे हैं कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, जैन को भी जो है वो देखा जाए तो 2014 में अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दे दिया गया। तो 6 और एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि अल्पसंख्यक बनाने का जो आधार होता है उस संविधान में 2 आधार है। एक आधार धर्म है, दूसरा जो है भाषा अवलिक संस्कृति है। इन 2 आधारों पर ही जो है अल्पसंख्यक बनाए जाते हैं। तो हम लोगों के यहाँ जो है 6 समुदाय को जो है देखा जाए तो धर्म और भाषा के आधार पर जो है अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया है। और ये जो अल्पसंख्यक आयोग है उसका पुनर्गठन जो है वो देखा जाए तो 17 मई 2000 को किया गया था। इसके बाद ये निरंतर जो है चल रहा है। तो आपको ये सामान्य बात पहले जानना है और फिर मैं बताया कि सामान्य बात जानने के बाद जो है जैसे मान लीजिए अल्पसंख्यक आयोग के अभी जो अध्यक्ष हैं सरदार अली खां, वर्तमान अध्यक्ष जो है सरदार अली खां, तो इस तरह से आपको जो है थोड़ा सा इस आयोग के बारे में जानना है। हमें बताया कि कोई भी आयोग है तो उस आयोग के संदर्भ में एक तो सामान्य पहलू पढ़ना है और सामान्य पहलू पढ़ने के बाद हम लोग को जो है जो वर्तमान में चर्चा रहा है, वर्तमान में जो समस्या रहा है उसका देखिए संवैधानिक भी विषय वस्तु थोड़ा सा आप लोग जो है और भी इसमें डेप्थ में जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो वर्तमान विवाद है उसमें अनुच्छेद 29 और 30 ये 2 अनुच्छेद जो है महत्वपूर्ण है। तो ये जो अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 29 में जो 2 क्लास है 29(1) और 29(2) इन दोनों को पढ़ लेना है। और 30 में जो है 30(1) और 30(2) ये जो 2 क्लास है वो पढ़ लेना है, आप लोग पढ़ते होंगे। ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो 29(30) में दिया गया है। तो भारत के नागरिकों को अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि के संरक्षण का अधिकार दिया गया है 29(1) में। और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार दिया गया है 29(2) में। किसी प्रकार से कोई धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा यानी किसी आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 30(1) जो कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। अल्पसंख्यक वर्ग को बहुसंख्यक भी कर सकता है, लेकिन बहुसंख्यक वर्ग को जो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है वो इसके तहत नहीं आता है। अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करेगा तो उसका यह जो है वो देखा जाए तो मूल अधिकार की श्रेणी में इसको रखा गया है। और यहां पर ध्यान रखना है कि 30(2) कहता है कि राज्य शिक्षण संस्थाओं में विभेद नहीं करेगा इस आधार पर कि राज्य जो है सहायता देने से मान लीजिए मना कर रहा है तो ऐसा वो नहीं कर सकता है। अब इसी अनुच्छेद से संबंधित जो है अनुच्छेद 30 का जो विवाद है वो थोड़ा सा जो है इस साल दिखाई दिया। अब उस पर मैं चर्चा कर देता हूं। देखिए अनुच्छेद 30 पर जो विवाद दिखाई दिया है तो विवाद यह है कि अल्पसंख्यक जो शैक्षणिक संस्थान हैं, तो पहले अभी मैं बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है। तो ये जो है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रबंधन इसका अधिकार दिया गया है। ये 30(1) तो एक तो ये ध्यान रखना आपको। और वर्तमान विवाद में समझाता हूं। अभी जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना किया जा सकता है लेकिन सरकार इसको विनियमित कर सकती है। तो अनुच्छेद 30(1) जो है देखा जाए तो जो अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग को देता है वह पूर्ण अधिकार नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है। सरकार कानून बनाकर उसको नियमित कर सकती है। तब जानते हैं कि इसमें 2 केस महत्वपूर्ण, एक तो पश्चिम बंगाल का ये मैटर था, इसी मैटर पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। और एक जो केस है
उस केस को थोड़ा सा जान लेना है। पीए ईमानदार, पीए इनामदार, सॉरी, पीए इनामदारवाद। तो ये जो पीए इनामदारवाद है 2005 का जो केस है, इसी संदर्भ में जो है पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है 30(1) के तहत जो है वो देखा जाए तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करेगा, लेकिन राज्य उसको विनियमित कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। फिर देखे होंगे कि जब ये निर्णय दिया गया था तो इसमें सरकार ने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक कानून बनाया, इसी चीज को जो है चुनौती दिया गया कलकत्ता हाईकोर्ट में, कानून जो बनाया गया। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया, फिर इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में आया मसला, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 30(1) के तहत जो है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रबंधन किया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार इसको विनियमित कर सकती है। एक तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। इसमें दूसरा बात ध्यान रखना है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा देने के लिए क्या शर्तें हैं। तो अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के लिए वर्तमान में जो है वो देखा जाए तो 3 शर्तें हैं। एक तो शर्त यह है कि शैक्षणिक संस्था जो है धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा जो है बनाया गया हो। जैसे जामिया मिलिया है, तो जामिया मिलिया जो है देखा जाए तो अल्पसंख्यक संस्थान में आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो जामिया मिलिया को जो है अल्पसंख्यक संस्था 1920 में जो है देखा जाए तो उसकी स्थापना की गई थी, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान में नहीं आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है अंग्रेजों द्वारा, सरकार द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। तो पहला शर्त तो ये हुआ कि धार्मिक जो मतलब कि अल्पसंख्यक जो समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय के माध्यम से शैक्षणिक संस्था बनाई गई हो। और दूसरा चीज है कि शैक्षणिक संस्थान जो अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए स्थापित हो। और तीसरा बात जो इसमें कहा गया है शर्त में कि शैक्षणिक संस्थान का जो संचालन है अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा किया जाए। ये 3 शर्तें जो पूरी होती हैं तभी उसे अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया जाता है। पहला तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद मैं बताया कि हम लोगों को थोड़ा सा जो है इसके बारे में ये जानना है। एक तो हम लोग विवाद समझ गए, उसका बेसिक समझ लिए, और थोड़ा सा जो घटनाक्रम समझना है, चूंकि अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया है। अब संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया तो पहले तो ये ध्यान रखना है, और अल्पसंख्यक जो संस्था है उसको क्या क्या जो है प्रिविलेज प्राप्त है। तो पहला चीज तो ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आर्थिक आधार पर 103वां संविधान संशोधन जो किया गया, 10% जो आरक्षण दिया गया, वो इन संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। दूसरा चीज कि एक 1992 का केस था, 92 का केस था, सेंट स्टीफेंस बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय का केस था। उस केस में जो है वो देखा जाए तो स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है तो 50% सीट वो अपने अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षित कर सकता है। और तीसरा बात यहां पर यह कहा गया है कि यदि मान लीजिए कि कोई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है और सरकार उसकी संपत्ति को अधिग्रहित करती है, एक्वायर करती है, तो ऐसी दशा में जो है उसे उचित मुआवजा दिया जाएगा। और फिर एक चीज ये ध्यान रखना है कि जो 15(5) में जो हम लोगों के यहां जो है आरक्षण है, वो 15(5) का प्रावधान जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं होता है। और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था जो है जो अपना फीस स्ट्रक्चर है उसमें भी चाहे तो थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकती है, ये भी उसको जो है अधिकार दिया गया है। अपना जो है वो देखा जाए तो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था जो है प्रवेश प्रक्रिया को अपने हिसाब से हैंडल कर सकता है, अपने हिसाब से उसको बना सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार से जो है वो देखा जाए तो प्रति व्यक्ति शुल्क नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहां इसकी मनाही की गई है। तो आपको ये चीज इसमें केवल ध्यान रखना है। तो मैं बताया कि आयोग है, तो आयोग के बारे में थोड़ा सा पहले ध्यान रखिए।
कब बनाया गया? 1978 में मंत्रिमंडलीय संकल्प के माध्यम से बनाया गया। 1992 में इसे जो है कानूनी दर्जा दिया गया। इसे संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया है, यह भी ध्यान रखना है। इसका मतलब कि यह जो है वर्तमान में कानूनी संस्था है, और मैं उस दिन समझाया था आप लोगों को इसके पहले वाली क्लास में कि हम लोग के यहाँ अधिकांश संस्थाएं सांविधिक है, तो ये भी सांविधिक संस्था के रूप में, इंस्टीट्यूटिव बॉडी के रूप में है, सांविधिक संस्था है, इंस्टीट्यूटिव बॉडी है। और फिर मैं बताया था कि ये कानूनी स्तर प्राप्त करता है, इसलिए यह जो है संविधानेतर संस्था है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उस दिन चार्ट जो बना के समझाया था शुरू में, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर इसके बाद में वर्तमान घटनाक्रम बताया कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष थे उन पर एफआईआर हुआ, और फिर जो है आप देखे होंगे कि इसमें जो है जो समसामयिक जो विवाद उत्पन्न हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, तो एक तो हम लोग को ये ध्यान रखना है। अब फिर हम लोग को जो है इसमें ये ध्यान रखना है कि अल्पसंख्यक शब्द जो है संविधान में परिभाषित नहीं है। केंद्र और राज्य दोनों जो है सरकारें अल्पसंख्यक का निर्धारण करती हैं। जैसे जैन को 2014 से पहले जो है बहुत सारे राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त नहीं था। 2014 में केंद्र सरकार ने उसको राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा दिया। तब देख रहे हैं कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इसे परिभाषित कर सकती हैं। और ये जो प्रावधान संविधान में जो जोड़ा गया, अनुच्छेद 29 और 30, ये जो दो अनुच्छेद जोड़े गए, इसलिए जोड़े गए जिससे जो है धर्मनिरपेक्ष छवि हमारी बनी रहे, अल्पसंख्यक व्यक्ति को अधिकार मिलता रहे, हमारी विविधतावादी संस्कृति बनी रहे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर क्या क्या विवाद था वो मैं थोड़ा सा बताया, तो इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। इसमें कहानी, इसमें समस्या, इसमें महत्व, ये सब आपको नहीं जानना है। ज्यादा से ज्यादा जो है वो देखा जाए तो अल्पसंख्यक आयोग क्या करता है। अभी मैं बोल भी रहा था कि अल्पसंख्यक से संबंधित जो मामले हैं उस पर प्रतिवेदन तैयार करना, या इसी प्रकार से जो है कोई विभेद किया जा रहा है तो विभेद के संदर्भ में उनके अधिकार का हनन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है सरकार को सलाह देना, या इसी प्रकार से जो मैं बताया अभी कि जैसे मान लीजिए सरकार को परामर्श देना कि किसी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए कि न दिया जाए। इस तरह का इसका एक सामान्य जो पहलू है वो ध्यान रखना है। अल्पसंख्यक व्यक्ति को जो है वो देखा जाए तो उसको अधिकारों से परिचित कराना है। कहीं न कहीं अल्पसंख्यक वर्ग को जो है वो देखा जाए तो उसका अधिकार दिलवाना है। इस तरह की बातें ये करता है, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। अब हम लोग दूसरा आयोग चलेंगे। एक जो है आजकल पेपर में आ रहा है, उत्तर पूर्व हेतु जो है स्वायत्त शासी परिषद, नॉर्थ ईस्ट ऑटोनॉमस काउंसिल, ऑटोनॉमस काउंसिल उसको बोलते हैं उत्तर पूर्व स्वशासी संस्थाएं। ये चर्चा में रहा है तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। अभी जो है जिला परिषद है उसका त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद, वो भी चर्चा में रहा, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला चीज तो ये समझिए कि जो हमारे यहां छठी अनुसूची है, इस छठी अनुसूची से संबंधित ये समस्या है। छठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के संबंध में जो है देखा जाए तो आदिवासियों के प्रशासन के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो ये जो प्रावधान किया गया है इसी को लागू करने के लिए जो है वो देखा जाए ये सब प्रावधान किया गया है। तो यहां पर पहला चीज तो ये ध्यान रखना है कि छठी अनुसूची में जो हम लोग के यहां 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो यहां पर जो है
अधिसूचित क्षेत्रों के तहत जो है 10 स्वायत्तशासी संस्थाओं का गठन किया गया है। और आप जानते हैं कि इसके लिए हम लोग के यहां एक विधेयक भी बनाया गया जिसके माध्यम से इनको अधिकार दिया जाए। और यहां पर ध्यान रखना है कि ये अभी तक जो है वो जो हम लोग के यहां परिषद बनाया गया है इन 4 राज्यों में, थोड़ा सा उसका नाम भी ध्यान रखिएगा, कभी मान लीजिए नाम ही पूछ दे। तो 4 राज्यों के अंतर्गत जो है हम लोग के यहां 10 जो है स्वायत्त जिला परिषद, 10 जो है स्वायत्त जिला परिषद जो है वो देखा जाए तो इसको बनाया गया है। असम में जो है बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद है। असम में जो है कार्बी आंगलांग स्वायत्त परिषद है। दीमा जिला परिषद है। इसी प्रकार से मेघालय में जो है गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद है। जैंतिया हिल्स स्वायत्त जिला परिषद है। खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद है। मिजोरम में जो है चकमा स्वायत्त जिला परिषद है। मिजोरम में ही जो है लाई स्वायत्त जिला परिषद है। मारा स्वायत्त जिला परिषद है। तो ये हम लोग के यहां देखा जाए। और त्रिपुरा में भी बनाया गया है त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र स्वायत्त परिषद। तो ये हम लोग के यहां 10 स्वायत्त जिला परिषद बनाया गया है। एक तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सा स्वायत्त जिला परिषद है, तो 10 में जो बोला हूं वो आपको ध्यान रखना है। और फिर हम लोग को ध्यान रखना है कि ये जो स्वायत्त परिषद बनाया जाता है, इस स्वायत्त परिषद में जो है देखा जाए तो इन लोगों को क्या क्या अधिकार दिया गया है, क्यों ये हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका जो एक तो मैं सामान्य पहलू इसका बताया, इसका जो सामान्य पहलू बताया, एक तो सामान्य पहलू आपको ध्यान रखना है जो भी मैं बताया कि 4 राज्यों में जो है छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में से जो है 10 स्वायत्त जिला परिषद बनाया गया है। और स्वायत्त जिला परिषद जो बनाया गया है तो आप जानते हैं कि प्रत्येक स्वायत्त जो जिला परिषद होता है उसमें 30 सदस्य रखे जाते हैं। और इस 30 सदस्य जो रखे जाते हैं इन लोगों को जो है कुछ शक्ति दिया गया है। तो क्या क्या इनकी शक्तियां हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग को ध्यान रखना है। 2-4 में बोलता हूं। पहला चीज तो यह है कि भूमि है, वन है, संपत्ति है, उत्तराधिकार है, विवाह है, तलाक है। इसके संदर्भ में जो है ये लोग राज्यपाल की पूर्व अनुमति से जो है कानून का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि ये लोग जो है देखा जाए तो ग्राम न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं। और तीसरा चीज इन लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि जैसे प्राथमिक विद्यालय है, कोई अस्पताल है, बाजार है, मान लीजिए मछली पालन के लिए कोई स्थान का निर्धारण है, ग्रामीण स्तर पर सड़क है, इन सब चीजों की ये लोग जो है निर्माण कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि जो भू राजस्व का आकलन है, जो संग्रहण है, इसके लिए जो है कुछ कर लगाने का भी इनको अधिकार दिया गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 30 लोगों की जो जिला परिषद बनाई जाती है, जिला स्वायत्त परिषद जो बनाई जाती है, स्वशासित जो परिषद बनाई जाती है, उसमें ग्राम और नगर पालिका परिषद में 1/3 सीटें जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित की जाती हैं। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको 2 चीज इसमें समझना था, एक तो इसका सामान्य पहलू समझना था और इन लोगों को क्या क्या शक्ति दिया गया है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि यहां पर समस्याएं भी ज्यादा हैं। एक तो राज्यपाल की भूमिका स्पष्ट नहीं है जिसके कारण समस्या, हमारे यहां जो परंपरागत जो कानून हैं, जो प्रथाएं हैं, उनका कोडिंग नहीं किया गया, संहिताकरण नहीं किया गया, जिसके कारण जो है अस्पष्टता की स्थिति है। और फिर इन लोगों को जो स्वायत्त अधिकार दिया गया है तो धन का दुरुपयोग भी होगा। और फिर ये इसमें अनुभवी लोग हैं नहीं, ज्यादा प्रोफेशनल लोग हैं नहीं, तो इसके कारण जो है वो देखा जाए तो योजनाओं को लागू करने में भी समस्या आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है।
एक तो ये सब आप लोगों को पढ़ना है और दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं। छठी अनुसूची से संबंधित ये सब पहलू है। और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में 10 स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की गई है, उसका नाम बोला था। और फिर इसका जो है शक्ति में बोला था, एक तो उस पर काम करना है। ठीक है, अब हम लोग के यहां इसी तरह से मैं बताया कि पीटी का जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमेशा हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि कम समय में हम लोग को ज्यादा चीज पढ़ना होता है। इसलिए हम लोग जो जो काम का चीज है वही यहां पर चर्चा करेंगे। तो इसमें जो है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओबीसी आयोग, तो ओबीसी आयोग में जो है एक तो पहले इसका जो सामान्य पहलू है ये जानना है। और जानते हैं कि हमारे यहां 102वां संशोधन 2018 का विधेयक था, 2018 का प्रावधान, ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो इसका जो सामान्य पहलू है उसको ध्यान रखना है और उससे संबंधित जो है जो चीजें हैं उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसमें अब मैं पहले सामान्य पहलू बोलता हूं। जैसे आप देखते हैं कि हम लोगों के यहां जो है जो ओबीसी आयोग था इसका उल्लेख अनुच्छेद 340 में किया गया था। तो संविधान के अनुच्छेद 340 में इसका उल्लेख था कि ऐसा किया जाएगा। पहली बार 1954 में काका कालेलकर आयोग बनाया गया। काका कालेलकर आयोग बनाया गया और काका कालेलकर जो आयोग बनाया गया पहला जो है अस्थायी आयोग कह सकते हैं, पहला अस्थायी आयोग। फिर इसके बाद दूसरा जो अस्थायी आयोग बनाया गया था 1978 में बनाया गया था, मतलब कि 1979 में मंडल आयोग, वीपी मंडल आयोग बनाया गया था, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग, ये भी अस्थायी आयोग बनाया गया था। इसके बाद आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया और सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किया उसी दिशा निर्देश के बाद जो है वो देखा जाए तो आप देखते हैं कि उसी दिशा निर्देश के बाद हम लोग के यहां 1992 में 92 क्या 93 में लागू हुआ था। 93 में जो है स्थायी आयोग बनाया गया और यह जो स्थायी आयोग बनाया गया तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे रामनंदन प्रसाद जी, जस्टिस रामनंदन प्रसाद, इन्होंने ही क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया। जो क्रीमी लेयर पढ़ते हैं वर्तमान में 8 लाख रुपए, तो आप देखते हैं कि ये क्रीमी लेयर का सिद्धांत रामनंदन प्रसाद समिति ने ही दिया था। क्रीमी लेयर का मतलब कि जो जिसके गार्जियन का इनकम जो है साल भर में 8 लाख से ज्यादा है उसको जो है वो देखा जाए तो ओबीसी के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप देखते हैं एक तो इसका ये सब सामान्य बात मैं बता रहा था, थोड़ा सा और बोलता हूं। तो ये तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ऐसे ऐसे हुआ। इसके बाद आप देख रहे हैं कि 102वां संविधान संशोधन 102वां संशोधन द्वारा ओबीसी आयोग बनाया गया। ओबीसी को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, अब इस संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है उसका प्रावधान अभी मैं बताता हूं कि उसमें क्या क्या हम लोग को 4-5 लाइन जो है उसको ध्यान रखना है। तो पहला तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ कि अनुच्छेद 340 के तहत जो है 340 के तहत इसका उल्लेख था। इसीलिए जो है 1954 में 1954 में काका कालेलकर आयोग, पहला ओबीसी आयोग काका कालेलकर आयोग, 1979 में दूसरा ओबीसी आयोग वीपी मंडल। अब वीपी मंडल ने ही जो है इसी की सिफारिश को जो है वीपी सिंह ने लागू किया था, 27% आरक्षण दिया गया था। एक तो ये ध्यान रखिए। और यहां पर जो है ये ध्यान रखना है कि जो संवैधानिक दर्जा मिला है
102वां संशोधन द्वारा, उस 102वां संविधान संशोधन द्वारा जो उसको संवैधानिक दर्जा मिला, तो आप जानते हैं ओबीसी आयोग का गठन भी कर दिया गया है। ओबीसी आयोग का गठन कर दिया गया है। वर्तमान में जो है अध्यक्ष कौन है, पढ़ते होंगे आप लोग, 1 मार्च 2019 को जो है नियुक्त हुए थे भगवान लाल साहनी, डॉक्टर भगवान लाल साहनी बीजेपी के नेता हैं बिहार के। तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है उन्हीं को ओबीसी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अब यहां पर हम लोग को 2 चीज ध्यान रखना है। एक तो जो है जो अनुच्छेद 340 है, ये 340 जो है उसको समाप्त कर दिया गया है। और 340 की जगह पर आप देख रहे हैं कि अब अनुच्छेद जो है 338 बी जोड़ा गया है। और जो 338 बी है, इसी के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, जनादेश, कार्य, अधिकारियों की नियुक्ति, इन सब चीजों के बारे में जो है 338 बी में उल्लेख है। तो इसका मतलब ओबीसी आयोग जो वर्तमान में है 338 बी के तहत है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं एससी आयोग अनुच्छेद 338 में, एसटी आयोग अनुच्छेद 338 ए में, इसी तरह से ओबीसी आयोग जो है अनुच्छेद 338 बी में है। एक तो कंसेप्ट ये ध्यान रखना है, और दूसरा कंसेप्ट ये ध्यान रखना है कि इसमें एक अनुच्छेद जो है 342 ए जोड़ा गया है। तो 342 ए जो जोड़ा गया है, उसी के तहत राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है कि वह जो है सामाजिक शैक्षणिक रूप से, वह देखा जाए तो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की सूची अधिसूचित करेगा। और दूसरी तरफ जो है वो देखा जाए तो राज्यपाल के माध्यम से जो है राज्यों के संदर्भ में सूचना भी प्राप्त कर सकता है। और संसद कानून बनाकर 342 ए में ही कहा गया कि संसद कानून बनाकर जो है ओबीसी वर्ग को, किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल कर सकती है या उसे बाहर भी कर सकती है। और 102वां संविधान संशोधन द्वारा जो ये जो स्थायी आयोग था, पहले कानूनी जो आयोग था, ये जो कानूनी आयोग था, इस कानूनी आयोग को अब जो है समाप्त कर दिया गया, इसका निरसन कर दिया गया। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसके बाद जो है जो थोड़ा सा तथ्यात्मक पहलू है कि आयोग के जो अध्यक्ष होंगे, आयोग के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, तो आप जानते हैं कि इनका कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया है। और आयोग का अध्यक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का न्यायाधीश भी अध्यक्ष बन सकता है। और पिछड़े जाति से संबंधी जो ज्ञान रखने वाले लोग हैं, 2 व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा, एक सदस्य सचिव के रूप में शामिल होगा। इस तरह से जो है यह आयोग बनाया गया है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसको जो है अर्ध न्यायिक निकाय का भी दर्जा दिया गया है। और आप देखते हैं कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर पर भी लागू है, क्योंकि 370 समाप्त हो गया, तो यह आयोग जो है जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। तो ये सब छोटा मोटा बात आपको इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए, जो अभी मैं अल्पसंख्यक आयोग के बारे में बता रहा था, उसी तरह से यह भी कार्य करता है। आप देख रहे हैं कि ये काका कालेलकर साहब जो है गांधीवादी नेता थे, गांधीवादी नेता थे। और इनकी अध्यक्षता में, जैसे मैं अभी बता रहा था कि 1954 में बनाया गया था, तब जानते हैं कि ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो है 1955 में इन्होंने दिया था। इन्होंने भी आरक्षण की बात किया था। 55 में जो रिपोर्ट इन्होंने दिया था, इन्होंने भी आरक्षण की बात किया था, बल्कि 53 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 53 में ही सरकार ने घोषणा कर दिया था बनाने का, भले ही 54 में बना। तो 1953 में ही जो है घोषणा कर दिया गया था कि काका कालेलकर की अध्यक्षता में जो है आयोग बनाया जाएगा। और 54 में आयोग बना दिया गया। अब 55 में इन्होंने रिपोर्ट दिया था। और फिर जो है 1979 में जो है देखा जाए तो आप लोग पढ़ते हैं कि पुनः जो है 78 में सरकार ने घोषणा किया था, 1978 में घोषणा किया था और 79 में आयोग बनाया गया था। इन्होंने जो है 1980 में अपनी रिपोर्ट दी थी। और उस रिपोर्ट में जो है वो देखा जाए तो
आरक्षण देने की बात की थी। और इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर वीपी मंडल जो कमीशन था, बिंदुश्री प्रसाद मंडल साहब के अध्यक्षता में जो कमीशन बनाया गया था, इसी को आधार बनाकर जो है वीपी सिंह सरकार ने 27% आरक्षण लागू किया था। ये 27% आरक्षण जो हम लोग क्या लागू है वो देखा जाए तो वीपी मंडल आयोग जो था उसके जो अनुशंसा थी, उसी अनुशंसा को लागू करने के लिए जो है वीपी सिंह द्वारा जो है प्रयास किया गया था। ये सब आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसी प्रकार से आजकल पुनः जो है जो सूचना का अधिकार है उस पर भी देखा जाए तो थोड़ा सा जो है आजकल चर्चा हो रहा है, क्योंकि आप लोग पढ़ते होंगे जो सूचना आयोग है, राष्ट्रीय सूचना आयोग, या इसी को केंद्रीय भी कह सकते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग। तो देखिए इसमें अब केंद्रीय सूचना आयोग पर जो चर्चा हो रहा है उसमें जो है हम लोग सबसे दोनों चीज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक तो जो है सूचना का जो अधिकार है, और जो केंद्रीय सूचना आयोग है देखिए कोई भी चीज जैसे जब निकलता है तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहां जो है जैसे बैकग्राउंड नहीं पढ़ेंगे तो उससे संबंधित जो प्रश्न आएगा तो दिक्कत करेगा। तो जैसे केंद्रीय सूचना आयोग हम लोग को क्यों पढ़ना, भी मैं बैकग्राउंड भी बोलता हूं। केंद्रीय सूचना जो आयोग है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, 2005 में बनाया गया था, 2005 में गठित हुआ था। अब 2005 में जो गठित हुआ था तब जानते हैं कि इसमें जो है एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त की बात की गई थी, 1+10। एक जो है मुख्य सूचना आयुक्त और 10 जो है वो देखा जाए तो सूचना आयुक्त की बात की गई। और यहां पर कहा गया कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है, जो सूचना आयुक्त है, उसकी नियुक्ति जो है एक समिति के द्वारा किया जाएगा। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता या बड़े दल का नेता, अब जहां जहां पर विपक्ष लिखा था वहां पर बड़ा दल लिख दिया गया है, तो लोकसभा में जो बड़े दल का नेता है वो रहेगा, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित जो है कोई एक कैबिनेट मंत्री रहेगा। तो 3 लोगों की समिति के माध्यम से जो सुझाव दिया जाएगा उसी के आधार पर राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करता है। अब जैसा समझिए ये वर्तमान में क्यों जो है चर्चा में है, तो जो हम लोग क्या 2005 में जो आयोग बनाया गया था उसमें कार्यकाल जो है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो है 5 वर्ष लिखा गया था। अभी इसको घटाकर जो है 2019 में जो है सरकार ने इसको घटाकर 3 वर्ष कर दिया। तो मुख्य सूचना आयुक्त तो सूचना आयुक्त का कार्यकाल वर्तमान में 5 वर्ष नहीं बल्कि 3 वर्ष है। पहला कंसेप्ट तो ये क्लियर हुआ। दूसरा चीज ये ध्यान रखना है कि हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनाई जाती है, उसके आधार पर इन लोगों को हटाया जा सकता है। और इनका जो है जो वेतन है उसको भी निर्धारित किया गया है। जैसे मुख्य सूचना आयुक्त का जो वेतन है 2.5 लाख रुपए, प्रतिमाह, और सूचना आयुक्त का जो वेतन है वो 2,25,000 रुपए, 2,25,000 रुपए। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है इन लोगों का वेतन भी वर्तमान में निर्धारित कर दिया गया। और जो 2 आपको पॉइंट ध्यान रखना है, एक तो इनका कार्यकाल घटाकर 5 वर्ष से 3 वर्ष कर दिया गया, और दूसरा जो है वेतन ध्यान रखना है। ये 2 जो है नया परिवर्तन हुआ है। और इसके बाद इसमें जो है आप लोग जो कार्य पढ़ते हैं, शक्तियां पढ़ते हैं कि भाई सूचना तक सबकी पहुंच प्रदान करना, या मान लीजिए जो हम लोग क्या जो है वो देखा जाए तो सार्वजनिक प्राधिकरण को निर्देश देना,
जिससे जो है सूचना अधिकारी की नियुक्ति हो सके, या इसी प्रकार से जो है आरटीआई से संबंधित जो अधिकारी हैं उन लोगों को प्रशिक्षण देना। ये लोग आर्थिक दंड लगा सकते हैं, किसी को जेल नहीं भेज सकते हैं। वार्षिक रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करना, ये सब सामान्य बातें आप लोग पढ़ते हैं। तो ये परिवर्तन हम लोग को जानना है। और दूसरा चीज इसमें हम लोग को ये जानना है कि जो सूचना का अधिकार है उसमें जो है थोड़ा सा जो है आप लोग को किसी कोई प्रश्न आएगा तो मान लीजिए कथन 4 लिख रहा है, तो कुछ कथन जो है देखा जाए तो सूचना के अधिकार से लिख देगा, कुछ जो है केंद्रीय सूचना आयोग से लिख देगा, कुछ मान लीजिए वर्तमान में जो परिवर्तन हुआ है 3 वर्ष, जो 5 वर्ष की जगह पर घटाकर जो 3 वर्ष किया गया है उसका मान लीजिए कथन लिख देगा। इस तरह से वह कथन लिखता है। तो हम लोग को भी ध्यान रखना है कि किसी प्रकार से कुछ मान लीजिए पुराना चीज लिखे तो वो भी थोड़ा सा आप लोग जो है, वैसे आप लोग गवर्नेंस में पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ाया था आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा बोल देता हूं, 2 लाइन सुन लीजिए। ये जो सूचना का अधिकार है इसका जन्म स्वीडन में हुआ है और जो मानव अधिकार घोषणा पत्र है उस मानव अधिकार घोषणा पत्र में इसका उल्लेख किया गया है। और चूंकि भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर किया और आप जानते हैं कि हम लोग के यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी बार बार दबाव बनाता रहा, विभिन्न राज्यों में भी जो है आंदोलन चलते रहे, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में भी सूचना अधिकार के लिए आंदोलन चला। और इसी कारण जो है 12 अक्टूबर 2005 को जो है वह सूचना का अधिकार, आरटीआई सूचना का अधिकार जो है कानूनी अधिकार के रूप में लागू किया गया, कानूनी अधिकार के रूप में लागू किया गया। तो सूचना का अधिकार कोई हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं, कोई मूल अधिकार नहीं, बल्कि सूचना का अधिकार जो है कानूनी अधिकार है। पहला कंसेप्ट ये ध्यान रखिए। दूसरा चीज कि सामान्य सूचना 30 दिन के भीतर देनी होती है, लेकिन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कोई सूचना है तो 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराना होता है। और थर्ड पार्टी से संबंधित कोई सूचना है तो उसके लिए 1 महीने की जगह पर 40 दिन का समय होता है। और सूचना यदि समय से उपलब्ध नहीं होता है 30 दिन में या थर्ड पार्टी को 40 दिन में, तो 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अधिकारी और कर्मचारी पर जुर्माना लगाया जाता है। और यह जुर्माना अधिकतम जो है 25,000 रुपए ही हो सकता है। और सूचना प्राप्त करने के लिए 10 रुपए का नगद शुल्क या डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर किसी भी माध्यम से जो है 10 रुपए का शुल्क लगता है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि बीपीएल गरीब लोगों के लिए जो है बिलो पॉवर्टी लेवल के लिए कोई किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है। और प्रिंट रूप में सूचना लेने के लिए 2 रुपए प्रति पृष्ठ अलग से जमा करना होता है। और इसके बाद जो है इसमें ये सब चीजें ध्यान आपको रखना है। 30 दिन के भीतर सूचना नहीं मिलती है तो इसके बाद जो है 60 दिन के भीतर आप केंद्र और राज्य सूचना आयोग के समक्ष जो है मामला दायर कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति में 15 दिन का और समय दिया जा सकता है। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा कि अपवाद जो है उसको भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा अपवाद नहीं है। तो संसद विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन, जैसे आप देखे होंगे कि न्यायपालिका भी इसके दायरे से बाहर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ही स्वीकार कर लिया, पेपर पढ़े होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ही स्वीकार कर लिया कि नहीं, आरटीआई के दायरे में न्यायपालिका भी आती है। देश की अखंडता, सुरक्षा, सामरिक महत्व, आर्थिक हित से जुड़ी सूचना आप नहीं मांग सकते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट से संबंधित सूचना नहीं मांग सकते हैं। या इसी प्रकार से जो है जैसे मैं न्यायालय का बताया तो न्यायालय ने स्वयं ही कह दिया कि नहीं भाई, आरटीआई के दायरे में न्यायालय आता है, उसको मैं बता दूंगा। गुप्तचर संस्था है, सुरक्षा संगठन है, उससे संबंधित सूचना, या राजनीतिक दल हुआ उससे संबंधित सूचना, तो ये सब अपवाद की श्रेणी में रखा गया है। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, तो यहां से प्रश्न आ सकता है। तो एक तो जो हम लोग के यहां केंद्रीय सूचना आयोग है, उस केंद्रीय सूचना आयोग में जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन हम लोग को ध्यान रखना है। और दूसरा चीज उसका जो बेस है, अभी जो मैं सूचना का अधिकार बताते समय आप लोगों को बताया था, एक तो वो ध्यान रखना है। अब हम लोग थोड़ा सा जो है आगे चलते हैं। आजकल देखे होंगे अभी नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है।
नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है। अब नीति आयोग का जो पुनर्गठन किया गया है उससे भी प्रश्न आ सकता है। तो नीति आयोग के जो पुनर्गठन है उसमें जो है हम लोग को क्या क्या जानना है। एक तो पहले नीति आयोग के बारे में जो है सामान्य पहलू जान लीजिए। अब फिर जो है वर्तमान जो पुनर्गठन है, वर्तमान में जो पुनर्गठन किया गया है उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो इसमें जो है वो देखा जाए तो पहले इसका सामान्य पहलू जो आप लोग पढ़ते हैं। देखिए अभी मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी संस्था है तो यदि उस संस्था में कोई परिवर्तन हो रहा है, जैसे मैं अंतर्राज्यीय परिषद जो है इसके पहले वाली क्लास में बोला था, तो अंतर्राज्यीय परिषद जो बोला था वो भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका भी पुनर्गठन किया गया है। तो कोई भी संस्था जो पुनर्गठित की जाती है उसके बारे में भी पढ़ना है। तो जैसे इसका बेसिक आप लोग पढ़ते हैं कि 2015 में जो है जो नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ये जो नीति आयोग जो है 2015 में जो है योजना आयोग की जगह पर इसका गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। और आप जानते हैं कि उस दिन जब मैं चार्ट बनाया था तो बताया था कि यह मंत्रिमंडलीय संकल्प की संस्था है। अब मंत्रिमंडलीय संकल्प की संस्था है और इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। इसमें अन्य सदस्यों या उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, उस दिन बताया था। और यहां पर ध्यान रखना है कि जो नीति आयोग मैंने बताया था उस नीति आयोग का क्या उद्देश्य था। एक तो इसका सामान्य पहलू, जैसे कब गठित हुआ, कौन इसका अध्यक्ष होता है, किस प्रकार की संस्था है। तो सक्रिय भागीदारी के साथ जो है राष्ट्रीय विकास जो प्राथमिकता है उसके लिए एक जो है रणनीति साझा दृष्टिकोण तैयार करना। और जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है कि ऐसा संघवाद जिसमें केंद्र राज्य आपस में प्रतियोगिता न करके आपस में सहयोग का भाव रखते हैं, आपस में सहयोग करके आम जनता की सेवा करने वाली संस्था के रूप में कार्य करते हैं, उसको हम लोग सहकारी संघवाद कहते हैं। तो इसका एक उद्देश्य यह भी है कि सहकारी संघवाद का विकास करना। ग्रामीण स्तर पर जो है, ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए जो है एक सिस्टम का विकास करना। दीर्घकालिक कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना, तकनीक का प्रयोग करना, क्षमता निर्माण करना, संरचनात्मक सहयोग को बढ़ावा देना, इस तरह का इसका उद्देश्य रखा गया। ये तो मैं बताया कि इसका सामान्य पहलू है। और जब आप लोग पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि योजना आयोग की जगह पर इसे बनाया गया, लेकिन योजना आयोग और नीति आयोग में बहुत सारा अंतर भी है। तो अंतर तो आप लोग जानते हैं, मैं 2-4 बोल देता हूं। देखिए, योजना आयोग केंद्र की संस्था था, राज्यों की भूमिका नहीं थी। यह सहकारी संघवाद के आधार पर विकसित संस्था है, इसमें राज्यों की भी भूमिका है। जो नीति आयोग की बैठक होती है तो इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया जाता है। काउंसिल में जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी रखा गया है। तो आप देख रहे हैं, एक तो अंतर यह है। दूसरा अंतर यह है कि योजना आयोग जो है आर्थिक पहलू पर ही ज्यादा बल देता था, आर्थिक पहलू पर ही ज्यादा बल देता था। लेकिन ये जो नीति आयोग है वह आर्थिक पहलू के साथ सामाजिक सामरिक पहलू पर भी बल देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि योजना आयोग में जो है 8 पूर्णकालिक सदस्य होते थे। यहां पर जो है सदस्यों की संख्या जो है निश्चित नहीं है, अंशकालिक सदस्य भी हैं, सहयोग करने वाले सदस्य भी हैं, इस तरह से। और यहां पर देखा जाए तो सदस्य बदलते भी रहते हैं। ये सब इसमें जो है अंतर भी है। और फिर मैं बताया इसमें जो सबसे बड़ा चीज है कि वर्तमान में हम लोग क्यों इसको पढ़ रहे हैं। अब ये 2015 में बना था, क्यों पढ़ रहे हैं। तो अभी मैं बता रहा था कि इसमें परिवर्तन हुआ, इसका पुनर्गठन हुआ। भाई अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष इस समय कौन है? राजीव कुमार जी, राजीव कुमार। अब पूर्णकालिक सदस्य रखे गए हैं, जैसे वीके पंत साहब को रखा गया है, प्रोफेसर रमेश चंद को रखा गया है। इस तरह से जो है देखा जाए तो पूर्णकालिक सदस्य रखे गए हैं।
पदेन सदस्य भी हैं, जैसे रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, इस तरह से अन्य लोगों को भी रखा गया है। विशेष आमंत्रित सदस्य भी रखे गए हैं, नितिन गडकरी साहब और तमाम लोग जो है, देखा जाए तो इसमें पीयूष गोयल साहब रेल मंत्री जो थे, तो देखा जाए तो उनको भी रखा गया है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका पुनर्गठन किया गया है। अब इसका पुनर्गठन किया गया है तो इसमें क्या स्थिति है, और जो योजना आयोग है और जो नीति आयोग है उसमें क्या डिफरेंस है, जो अभी मैं बता रहा था, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद मैं बताया कि एक जो संस्था है उसमें भी परिवर्तन हुआ है, जैसे लोकपाल, तो लोकपाल के बारे में भी परिवर्तन हुआ है, तो थोड़ा सा हम लोग उस पर भी चर्चा करते हैं। लोकपाल, तो आप देखे होंगे कि लोकपाल की नियुक्ति भी हुई है। अब लोकपाल की नियुक्ति हुई है तो इसलिए यह संस्था महत्वपूर्ण है कि कानून 2013 में बन गया, 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया था, लेकिन नियुक्ति देख रहे हैं कि अभी हो रहा है, पिछले वर्ष। तो यहां पर इसका एक सामान्य पहलू भी जानना है, और ये जो है इसका थोड़ा सा वर्तमान संदर्भ भी समझना है। तब ऐसे समझिए, पहले इसका सामान्य पहलू बताता हूं। इसका जो सामान्य पहलू है, इसमें जो है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि जो लोकपाल शब्द है और लोकायुक्त शब्द है, तो हम लोगों के यहां लोकपाल और लोकायुक्त जो शब्द है ये कैसे आया, कैसे कैसे शब्द का नाम पड़ा, थोड़ा सा उसके बारे में मैं बोलता हूं, केवल सुनना है, लिखना नहीं है। ये जो लोकपाल है ये स्वीडन से दिखाई देता है, इसको ओम्बुड्समैन कहा जाता है। ओम्बुड्समैन का मतलब होता है, सबसे पहले 1809 में जो है स्वीडन में ही ओम्बुड्समैन की शुरुआत हुई। ओम्बुड्समैन कहते समय दिमाग में आना चाहिए कि स्वतंत्र और सर्वोच्च अधिकारी या संस्था जो लोक सेवकों के विरुद्ध जो है शिकायत सुनता है, संबंधित विषय की जांच करता है और जांच करके जो है वह उचित कार्रवाई करता है, ऐसी संस्था को जो है ओम्बुड्समैन कहा जाता है। और भारत में केंद्र स्तर पर इसका नाम जो है वो देखा जाए तो केंद्र स्तर पर इसका नाम जो है लोकपाल है, और राज्य में इसी को जो है वह लोकायुक्त कहा जाता है। तो पहले तो कंसेप्ट ये रखना है। और लक्ष्मीमल सिंघवी साहब ने, लक्ष्मीमल सिंघवी, तो लक्ष्मीमल सिंघवी साहब ने ही जो है भारत में लोकपाल, लोकायुक्त, लोकपाल का मतलब केंद्रीय स्तर पर और लोकायुक्त राज्य स्तर पर, ये शब्द जो है लक्ष्मीमल सिंघवी साहब ने, LM सिंघवी साहब ने जो है ये शब्द दिया है। तो आप देखते हैं, तो एक तो हम लोग को ये ध्यान रखना है। अब इससे संबंधित जो पहलू है, जैसे मान लीजिए हम लोग के यहां पहली बार लोकपाल बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1968 का था, उसकी सिफारिश पर ही जो है 1968 में पहली बार विधेयक बनाया गया था। तो 1968 में जो है पहली बार विधेयक बनाया गया, और यह जो विधेयक बनाया गया 1968 में, तो आप जानते हैं कि उस समय पारित नहीं हुआ। तो मान लीजिए प्रश्न पूछे कि लोकपाल संस्था के लिए पहली बार विधेयक कब बनाया गया, 1968। इसके बाद अनेक अवसरों पर, चाहे 1971 हो, 77 हो, 78 हो, 85 हो, 89 हो, 96 हो, अनेक अवसरों पर विधेयक बनाया गया, लेकिन पारित नहीं हुआ। और अंततः 2013 में जो है विधेयक बनाया गया और इसको जो है वह कानूनी दर्जा दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि ये तो घटनाक्रम है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ओम्बुड्समैन का ही भारतीय स्वरूप जो है लोकपाल है। ओम्बुड्समैन को ही भारत में लोकपाल कहा जाता है, और यह शब्द जो है लक्ष्मीमल सिंघवी साहब ने दिया। लोकपाल कहते समय हम लोग के दिमाग में आना चाहिए
कि ऐसी संस्था जो केंद्र स्तर पर है, अब मैं बताया ही कि लोकपाल ओम्बुड्समैन, तो ओम्बुड्समैन को ही भारत में लोकपाल कहा जाता है। ऐसा स्वतंत्र संस्था, सर्वोच्च अधिकारी निकाय जो लोक सेवकों के विरुद्ध जो है वो देखा जाए तो शिकायत सुनता है, संबंधित विषय की जांच करता है, उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है, ऐसी संस्था को जो है लोकपाल या लोकायुक्त कहा जाता है। केंद्र स्तर पर इसको लोकपाल कहा जाता है, राज्य स्तर पर लोकायुक्त कहा जाता है। एक तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा चीज ध्यान रखना है कि लोकपाल से संबंधित पहला विधेयक कब बनाया गया था, तो 1968 में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर पहली बार विधेयक बनाया गया था। और फिर अभी मैं बताया कि 2013 में जो है वो देखा जाए तो 2013 में इसे कानूनी स्वरूप मिला। 2013 में इसे कानूनी स्वरूप मिला। अब ये क्यों चर्चा में रहा है, एक क्यों ध्यान रखिए कि जो लोकायुक्त है तो उड़ीसा जो है पहला राज्य है, उड़ीसा पहला राज्य है जिसने लोकायुक्त एक्ट बनाया था। पहला राज्य जिसने लोकायुक्त एक्ट बनाया था, लोकायुक्त एक्ट बनाया। और कभी पूछे कि पहला राज्य जिसने जो है लोकायुक्त की नियुक्ति की, तो महाराष्ट्र लगाना पड़ेगा। 1970 में उड़ीसा में कानून बनाया गया था और महाराष्ट्र पहला राज्य है जहां पर 1971 में जो है लोकायुक्त की नियुक्ति हुई। लोकायुक्त की नियुक्ति हुई तो लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र और लोकायुक्त कानून बनाने वाला पहला राज्य उड़ीसा। और केंद्र स्तर पर पहली बार कब बना, तो 2013 में। 2013 में केंद्र में पहली बार बनाया गया, कानूनी स्वरूप दिया गया। और मान लीजिए अब ये क्यों चर्चा में रहा, तो देखिए जब आप लोग प्रावधान पढ़ते हैं तो प्रावधान में आप लोग पढ़ते हैं कि इसमें जो है वो देखा जाए एक अध्यक्ष, थोड़ा सा सुन लीजिए, इसमें एक अध्यक्ष और 8 सदस्य रखे जाते हैं। और 8 सदस्यों में जो है 4 सदस्य, 4 + 4, 4 सदस्य जो है न्यायिक क्षेत्र से और 4 सदस्य जो है वो देखा जाए तो अन्य क्षेत्र से, अन्य क्षेत्र से। और यहां पर जो है 50, ये जो 4 सदस्य हैं वो देखा जाए ये तो 4 जो न्यायिक क्षेत्र से होंगे और इसमें जो 4 सदस्य होंगे उसमें जो है आरक्षण भी है, SC / ST / OBC / अल्पसंख्यक / महिला का आरक्षण भी है। एक तो ये ध्यान रखना है। अब देखे होंगे कि ये जो न्यायिक क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि हैं उसमें से जो है अभी AK त्रिपाठी की मृत्यु हो गई जो न्यायाधीश थे। तो देखे होंगे कि AK त्रिपाठी की मृत्यु जो हुई उसके कारण ये लोकपाल जो है और ज्यादा चर्चा में आ गया। सुप्रीम कोर्ट के जो है देखा जाए तो इसके मतलब जो मैंने अभी बताया कि कोरोना के कारण जो है AK त्रिपाठी की मृत्यु हो गई। ये न्यायिक सदस्य के रूप में रखे गए थे। 2 मई को इनका शायद डेथ हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि 2 मई को इनका डेथ हुआ है, इसके कारण ये आयोग चर्चा में है। और फिर दूसरी तरफ जो है मैं अभी बताया कि 2013 में भले कानून बना लेकिन नियुक्ति जो है देखा जाए तो 2019 में हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि नियुक्ति जो है अभी जो लोकपाल हैं मतलब कि अध्यक्ष, लोकपाल जो संस्था है उसके जो अध्यक्ष हैं पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। मतलब पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। हम जानते हैं कि घोष साहब को जो है 2013 में सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। 2017 में जो है सेवानिवृत्त हुए थे और NHRC के सदस्य भी रहे हैं। और वर्तमान में जो है वह देखा जाए तो पिनाकी चंद्र घोष जो है वह पहले लोकपाल हैं, इनकी नियुक्ति की गई थी 2019 में। एक तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। अब जैसे मैं बताया कि कोई भी चीज है तो उसका थोड़ा सा प्रावधान ध्यान रखना है। अब जैसे अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाएगी,
तो एक समिति बनाई जाती है। इसमें प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा का अध्यक्ष होगा, विपक्ष का नेता होगा, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, ऐसे लोग मिलकर जो है सलाह देंगे। उसी सलाह पर जो है नियुक्ति की जाएगी। इस संस्था में 45 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नहीं रखा जाएगा। कोई भी दोषी व्यक्ति है उसको नहीं रखा जाएगा। और फिर मैं बताया कि ये जो संस्था बनाया गया है इसमें जो है प्रधानमंत्री भी दायरे में आता है, लेकिन ध्यान रखना है कि थोड़ी सी कठिन प्रक्रिया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आंतरिक सुरक्षा, अंतरिक्ष मुद्दे, इन सब संदर्भों में प्रधानमंत्री की जांच नहीं हो सकती है। सामान्य संदर्भों में 2/3 सदस्यों की सहमति पर ही जांच हो सकती है। तो ये सब थोड़ा सा इसका जो है हम लोग को ध्यान रखना है कि जो वर्तमान लोकपाल हैं उनकी जो नियुक्ति की गई है उनका क्या नाम है, लोकपाल का क्या कार्य है, कब गठित किया गया है, इस तरह की चीजों को हम लोग को ध्यान रखना है। और ये 50% जो सदस्य हैं, मतलब 50% सदस्य जो है न्यायिक क्षेत्र से और 50% सदस्य जो है अन्य क्षेत्रों से, और इसमें जो है वो देखा जाए तो आरक्षण की सुविधा है। इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से जिसमें बताया कि कुछ आयोग पर हम लोग आज चर्चा किए हैं, उसमें बहुत सारे बच्चों का हमारे पास फोन भी आया और उन लोगों ने कहा कि जो हम लोग 10-10 प्रश्न जो लेते हैं, जैसे आप देखे होंगे कि डे पहले में 10 प्रश्न हमने बनाया था, डे 2 में, डे 3 में, तो ये जो 10-10 प्रश्न हमने बनाया था तो सब लोगों का ये था कि यदि 50-50 क्वेश्चन यदि बनाया जाता, 50-50 क्वेश्चन यदि बनाया जाता, 2 सेट बना दिया जाता, तो हम लोग उसको जो है 1-1 घंटा में टेस्ट दे लेते। तो इस चीज को हमने स्वीकार किया कि 10 क्वेश्चन देने से जो है बहुत कोई फायदा नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज जो है ये भी था कि सर थोड़ा सा जो है अभी जो हम लोग का 4 दिन क्लास चला है तो 3-4 दिन और भी क्लास इसका चलेगा, लेकिन ये क्लास जो है वो देखा जाए तो एग्जाम का डेट पहले आ जाए। अभी चूंकि आप जानते हैं कि एग्जाम का डेट आया नहीं है और एग्जाम के डेट के 1 महीने पहले की करंट की घटनाएं आती हैं, तो सब लोगों ने कहा कि सर थोड़ा सा जो है हम लोग वेट कर लिया जाए। तो उसमें क्लास जो हम लोग का आज जो क्लास है, 4 दिन का क्लास आज खत्म हो रहा है और आज मैंने टेस्ट पेपर नहीं बनाया है आप लोगों का। अब हम लोग जो है डेट का जो घोषणा हो जाएगा कि कब आईएएस की परीक्षा होगी, तो उसके बाद फिर हम लोग जो है 3-4 दिन की क्लास रखेंगे और उसमें 50-50 क्वेश्चन का 2 सेट में तैयार करूंगा और वो टेस्ट जो है आप लोग देंगे। और यहीं पर हम लोग जो है वो क्लास को, ये मान लीजिए 2 चरण में क्लास हो रही है। पहले चरण में जो है 4 दिन का क्लास हुआ, कुछ चीजों पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब दूसरे चरण का जो क्लास है वह जो है पीटी का डेट जब अनाउंस हो जाएगा उसके बाद 3-4 दिन की क्लास हम लोग दूसरे चरण में रखेंगे और उसी में 50-50 क्वेश्चन के 2 सेट होंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद। और आप सभी लोग जो है तब तक करंट की घटनाओं को पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, क्योंकि जो 50-50 क्वेश्चन के हम लोग टेस्ट होंगे उसमें कुछ पॉलिटी का भी क्वेश्चन होगा, कुछ आईआर का भी प्रश्न होगा, करंट का भी प्रश्न होगा, सब मिला जुला कर जो है वो देखा जाए तो हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप लोग एक बार पढ़ते हुए रहिए और डेट आ जाने दीजिए। उसके बाद जो है 3-4 दिन की और हमारी क्लास होगी, मतलब 5, 6, 7, 8 4 क्लास मैंने लिया है, 4 क्लास इसके बाद में लूंगा। सभी लोगों का धन्यवाद।